हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंकर्स एकेडमी पर। आ गया हूं लेकर के मैं मैथ मैजिक का पार्ट 5। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का हमारा पहला प्रश्न है 5 टू दी पावर 72 इंटू 8 टू दी पावर 27 में कुल अंकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे करना है एग्जाम में। आपसे क्या पूछा है, 5 टू दी पावर 72 इंटू 8 टू दी पावर 27 में नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे। कभी भी इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आपको पावर को कन्वर्ट कर लेना है 10 के पावर के फॉर्म में। तो देखिए आपके पास 5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 8 है तो 8 को 2 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 टू दी पावर 3 का पावर 27। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 का पावर 72 इंटू 2 का पावर 72 का 27 और 3 है तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 81 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसे फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 72 इंटू 2 का पावर 72 इंटू 2 का पावर 9 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 81 है, 72 और 9 क्या हो जाएगा 81। ऐसे इसे हम लोग लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 5 टू ज़ा 10, 10 का पावर 72 इंटू 2 का पावर 9। अब देखिए 2 का पावर 9 क्या होता है 512, और 512 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 512 कितनी बार जाएगा ये 72 टाइम्स जाएगा। यानी आपका यहाँ पर कितने अंक मिल रहे हैं, 72 अंक मिल रहे हैं, और यहाँ पर आपको कितने अंक मिल रहे हैं 3 अंक मिल रहे हैं। कुल कितने अंक हो गए 72 और 3 75 अंक। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा 75। तो आपसे पूछा था नंबर ऑफ डिजिट, तो नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा 75। क्या किया हमने, जब भी इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए आपको कोशिश करना है कि इसके पावर को 10 के पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारे पास 5 था, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 होता है, तो 8 को हम लोग क्या लिख दिए 2 का पावर 3 लिख दिए। 2 का पावर 3 का पावर 27 था तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 81, और इसको फिर हमने क्या कर लिया फर्दर सॉल्व किया, और सॉल्व करके हमने इसे निकाल लिया तो क्या निकला टोटल अंक 75। अब एक और प्रश्न बनता है, सेम प्रश्न रहेगा लेकिन पूछेगा क्या कि बताइए यहाँ अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग क्या होगा। तो देखिए क्या होगा अंकों का योग, 5 2 7 और 1 8, इसके बाद तो सारा जीरो है, तो कितना हो जाएगा अंकों का योग 8 हो जाएगा। तो अंकों का योग पूछा रहता तो क्या हो जाता 8 हो जाता। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि एक व्यापारी 45% की छूट देता है और इस प्रकार वह क्रय मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचता है। ज्ञात कीजिए कि उसने कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया है। क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचता है, यानी कि जो आपका सीपी है किसके बराबर है, एसपी के बराबर है। पूछा क्या है, मार्कअप परसेंट पूछा है आपसे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का जो प्राइस है मार्कअप किस पर किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर किया जाता है। तो मार्कअप हमेशा किस पर किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर किया जाता है, मार्कअप परसेंट कॉस्ट प्राइस पर। और मार्कअप करने के बाद आपको कौन सा प्राइस मिलता है, तो मार्क प्राइस मिलता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में होना ही चाहिए। उसके बाद आप लोग डिस्काउंट किस प्राइस पर देते हैं, तो मार्क प्राइस पर देते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि डिस्काउंट मार्क प्राइस पर दिया जाता है और मार्कअप कॉस्ट प्राइस पर किया जाता है। अब देखिए मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद आपको क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए। अब इस प्रश्न में कहा है कि 45% की छूट देने के बाद वह क्रय मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचता है। तो कितना का छूट दिया है 45%। 45% को फ्रैक्शन में क्या लिखिएगा 9/20, यानी कि अगर 20 आपका मार्क प्राइस था, 9 का आपने डिस्काउंट दे दिया तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस अगर आपका 20 है, 9 का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 11, और सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है, यानी कॉस्ट प्राइस भी हो जाएगा क्या 11। अब मैंने आपको क्या बताया है कि जो मार्कअप होता है कॉस्ट प्राइस पर होता है, कितना अधिक कॉस्ट प्राइस से बढ़ाकर किसी चीज का मूल्य अंकित किया उसी को बोलते हैं मार्कअप, और उसका प्रतिशत पूछेगा तो कॉस्ट प्राइस से उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिलेट करा देंगे। अब देखिए कितना अधिक अंकित किया है, 9 अधिक अंकित किया है। 11 अगर कॉस्ट प्राइस था 20 में बेच रहे हो तो 9 अधिक अंकित किया है, किस पर किया है, कॉस्ट प्राइस पर। परसेंट में पूछा था तो 9/11 इंटू 100 कर देंगे। अब आप लोगों को डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 1/11 इज इक्वल टू होता है 9.09%। ये क्या है 9/11, तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 1/11, और 1/11 होता है 9.09, तो 9.09 और इंटू 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 81.81%। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा 81.81%। तो बस ये गोल्डन कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है कि किसी भी चीज का जो आप लोग प्राइस मार्कअप करते हैं वो कॉस्ट प्राइस पर करते हैं, और डिस्काउंट जो देते हैं वो मार्क प्राइस पर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है कि 8,000 रुपए की एक राशि 3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में उतना ही ब्याज देगी
जितना 6,000 रुपए की राशि 5 वर्ष में 4% की दर से देती है। यानी कि प्रश्न में क्या दिया है, ब्याज समान है दोनों ही केस में, इस केस में और इस केस में, दोनों ही केस में आपका क्या है, ब्याज समान है, यानी इंटरेस्ट सेम है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमारा केस 1 हो जाएगा और केस 2 हमारा क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। दोनों ही केस में ब्याज बराबर था तो हमने ब्याज को बराबर कर लिया। अब देखिए यहाँ से 100 से क्या हो जाएगा, 100 कट जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए जहां ब्याज समान होगा तो प्रिंसिपल रेट और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा एक दूसरे के बराबर होगा। तो दोनों ही केस में आप लोगों को प्रिंसिपल रेट और टाइम का प्रोडक्ट को बराबर कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट काटिएगा, कुछ मत लिखिएगा एग्जाम में ये सब। यहाँ पर देखिए 3 जीरो से 3 जीरो काट लीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 3 जा 24 इंटू आप लोगों को टी निकालना है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 5 जा 30 और 4 जा 120। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 अपॉन 24। कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो 5 आपका क्या आ जाएगा, 5 साल आपका टाइम आ जाएगा। तो क्या किया हमने इस प्रश्न में, जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए जहां आपको बोले ब्याज उतना ही होगा जितना इस केस में, मतलब दोनों ही केस में ब्याज बराबर है, तो आप लोगों को क्वेश्चन में ही सॉल्व करना है, यहीं से जीरो काटना है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर लेना है 8 3 जा 24 और उसके बाद इसको बराबर कर देना है 24 इंटू टी बराबर डायरेक्ट करना है 6 5 जा 30 4 जा 120। जो भी डेटा होगा, डेटा से कोई मतलब नहीं है, आपको इसी तरह से करना है, ठीक है। उसके बाद टी इजिकल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा 5 साल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 24 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस प्रश्न को करने के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए। अब आप लोगों को क्या दिया रखा है, एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4 कितना 24, यहाँ रख लेंगे। उसके बाद ये क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 6, तो यहाँ रख लेंगे इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसका वैल्यू आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 4। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 4 आ गया, और हमें क्या पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 6 पता है। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा आपस में, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर। तो 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 4 10। यहाँ से आप काट लीजिएगा, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। पूछा क्या है 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पता है आपको, यहाँ अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा 15। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा 15। अब आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को देखें और ऑप्शन को देखें, तो आपसे क्या पूछा था 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप लोगों का समय एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोगों को ऑप्शन पे जरूर ध्यान रखना है, जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल जरूर होगा, क्योंकि पूछा है 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते थे 15, लेकिन ये फॉर्मूला आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और अगर ऑप्शन पे ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप 2 सेकंड में इसका आंसर लगा सकते हैं तो क्यों आप इतना सॉल्व करने जाओगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में ओ त्रिभुज का अंतः केंद्र है और कोण बीओसी का मान 110 डिग्री है, तो कोण बीएसी का मान बताइए। यानी एंगल बीएसी आपसे पूछा है। सबसे पहले आप लोगों को इन सेंटर का केस पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज में इन सेंटर होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये है। तो देखिए कोई भी त्रिभुज मान लेते हैं हमारे पास है, तो किसी भी त्रिभुज में कोण समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु ही अंतः केंद्र होता है। यानी एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या होता है, इन सेंटर। यानी जहां आपके एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं, जहां आपके एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं वो आपका क्या होता है, इन सेंटर होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये आपका अगर इन सेंटर है, ये त्रिभुज ए बी सी है और इन सेंटर क्या है, अंतः केंद्र क्या है, ओ है। तो
तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपका एक एंगल बन रहा है ये, एक एंगल बन रहा है ये, एक एंगल बन रहा है ये। तो इन सेंटर के केस में इस कोण का मान, इस कोण का मान और इस कोण का मान क्या होता है? अगर हम बात करें एंगल BOC का मान क्या होगा इन सेंटर के केस में? BOC बराबर होता है क्या? 90 डिग्री प्लस इसके सामने जो भी एंगल बन रहा है, BOC के सामने जो भी एंगल बन रहा है या बोलिए अपोजिट में जो भी एंगल बन रहा है उसका आधा, यानी एंगल A/2। उसके बाद अगर हम आपसे बात करें कि AOC का मान क्या होगा, कोण AOC का मान क्या होगा, तो कोण AOC का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस AOC के अपोजिट में या उसके सामने जो भी कोण बन रहा है, यानी कौन कौन बन रहा है? एंगल B बन रहा है, इसका आधा, तो एंगल B/2। अगर आपसे मैं बोल दूं कि एंगल AOB का मान क्या होगा, तो एंगल AOB का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस इसके सामने AOB के सामने जो भी कोण बन रहा है, यानी कि एंगल C अगर बन रहा है तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि एंगल C/2 हो जाएगा। अब आपको इस प्रश्न पर देखना है क्या दिया हुआ है, एंगल BOC का मान दिया हुआ है 110 डिग्री, तो एंगल BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस A/2, और इसी का वैल्यू कितना दे रखा है? 110 डिग्री। अगर आप यहाँ से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए एंगल A/2 बराबर 110 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री इधर से कहाँ चला गया? इधर चला गया, तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल A/2 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? 20 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल A क्या हो जाएगा? एंगल A क्या हो जाएगा आपका? 22 जा 40 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या था? एंगल BAC का मान, यानी कोण A का मान ही आपसे पूछा गया था। कितना आ गया? 40 डिग्री। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। तो इन सेंटर का ये 3 केस आप लोगों को याद रखना है कि कभी भी इन सेंटर सबसे पहले होता क्या है, यानी अंतः केंद्र होता क्या है, तो कोण समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु जो होता है, जहां पे आपके कोण समद्विभाजक मीट करते हैं, एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं, वही आपका इन सेंटर होता है। चलिए, मुझे आशा है कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि दो रेलगाड़ियां A और B से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है और 50 किलोमीटर प्रति आवर और 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है। यानी कि दो रेलगाड़ियां हैं आपके पास, एक पॉइंट A से चलती है, दूसरा पॉइंट B से चलती है। एक का चाल 50 किलोमीटर दे रखा है, दूसरा का 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। बोलता है वे जिस समय मिलती हैं उस समय पाया जाता है कि दूसरी रेलगाड़ी पहले से 120 किलोमीटर अधिक चलती है, तो A और B के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को 3 केस याद रखना है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का कोई भी प्रश्न करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। उसके बाद आप लोगों को 3 केस पता होना चाहिए। क्या? कि अगर जब भी मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो स्पीड होता है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है? कि जब भी कभी आपका टाइम कांस्टेंट हो तो आपका जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा केस आपका क्या बनता है? कि जब भी कभी स्पीड कांस्टेंट हो तो जो आपका डिस्टेंस होता है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये 3 कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना ही है। अब इस प्रश्न में कहा है कि आपके पास 2 पॉइंट है, पॉइंट A और पॉइंट B। पॉइंट A और B। पॉइंट A से एक ट्रेन चलती है, दूसरी कहाँ से चलती है? B से चलती है। पहली की गति क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरे के 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो दोनों ट्रेन जो है एक समय पर चलना शुरू की है, क्योंकि बोल रहा है एक से A से चलना शुरू करती है, दूसरा B से, यानी समय समान है चलने का, और जब तक मिली होगी तब तक समान समय के लिए चली होगी दोनों। तो अगर समान समय के लिए चली होगी तो टाइम आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इस केस में डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ट्रेन पहला और दूसरा, इसमें आप लोगों का क्या दे रखा है? स्पीड दे रखा है क्या? 50 और 60। तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? 50-60 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 0 से 0 कट जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो दूसरी ट्रेन है वो पहले से 1 यूनिट ज़्यादा चल पा रही है। कितना ज़्यादा चल पा रही है? 1 यूनिट ज़्यादा। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जब वो ट्रेन मिलती है तो दूसरी ट्रेन 120 किलोमीटर ज़्यादा चल पाती है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? 1 यूनिट ज़्यादा चल पा रही है। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 120 किलोमीटर। और आपसे पूछा था कि पॉइंट A और B के बीच की दूरी। तो देखिए, जब भी दोनों ट्रेन मिलेगी, मानते हैं यहाँ से एक ट्रेन चलना शुरू की है और यहाँ पर आकर के कहीं पर B से चलने वाली ट्रेन से मिल गई है, तो जो पॉइंट A से B के टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक में कवर हो गया कि नहीं हो गया? यानी दोनों ट्रेन के द्वारा जो तय किया गया दूरी है वो A और B के बीच के कंप्लीट दूरी को कवर कर रहा है। तो कितना दूरी ये लोग कवर कर पा रहे हैं? 11 यूनिट।
और 11 यूनिट का वैल्यू ही कितना है 120 एक यूनिट का वैल्यू कितना है 120 किलोमीटर, तो 11 यूनिट का क्या हो जाएगा 11 इंटू 120 किलोमीटर, यानी कि ये कितना हो जाएगा 11 गुने 12 132, यानी कि 1320 किलोमीटर। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा 1320 किलोमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1320 किलोमीटर। अब आइए देखते हैं इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। समझिएगा, दो ट्रेन है, अगर दोनों की गति क्या दिया रखा है 50 किलोमीटर प्रति आवर, एक का दिया रखा है 60 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, और बोल रहा है जब मिलती है तो दूसरी ट्रेन पहले से 120 किलोमीटर अधिक चल पाती है। अगर दोनों ट्रेन का गति समान होता और दोनों ही ट्रेन सेम टाइम पे चलना शुरू की थी, अगर गति समान होता तो दोनों ही बराबर दूरी तय कर पाता, लेकिन इस केस में क्या है दूसरी ट्रेन 120 किलोमीटर अधिक चल पाई है। क्यों? क्योंकि उसकी गति ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। इसी 10 किलोमीटर पर आवर के कारण जो है ये 120 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर पा रही है ना। अब अगर आप देखें तो दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है, तो विपरीत दिशा में जो ट्रेन का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 110 किलोमीटर पर आवर। अगर 10 किलोमीटर पर आवर में ट्रेनें 120 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर पाती है, तो 110 में कितना कर पाएगी 120 अपॉन 10 इंटू 110, 110 सॉरी, यहाँ जीरो से जीरो कट जाएगा, 11 को 12 से गुना करेंगे 132 और एक जीरो आपका साथ में है, तो 1320 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो दोनों ही मेथड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है, बस आप लोगों को समझना है और जो आप लोगों को अच्छा लगे उससे बनाइए। मेरे ख्याल से आप इससे बनाइएगा तो आपका समय बहुत ही कम लगेगा, 5 सेकेंड का मात्र टाइम लगेगा। देखिए क्या किया इस केस में हमने देखा कि दोनों ही ट्रेन अगर समान समय पर चली है, समान चाल होता तो दोनों बराबर डिस्टेंस तय करती, लेकिन दूसरी ट्रेन की गति ज्यादा है जिसके कारण से वो 120 किलोमीटर ज्यादा चल पा रही है, यानी कि जो 10 किलोमीटर प्रति आवर गति ज्यादा, इसी के कारण 120 किलोमीटर चल पा रही है। अब दोनों ट्रेन अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का सम, यानी कितना 110 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर बराबर 120 किलोमीटर है, तो 110 किलोमीटर कितने के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो इसका 11 गुना हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका कितना गुना है 11 गुना है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते थे, इसका 11 गुना 1320 किलोमीटर। मुझे आशा है कि बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोग बात समझ पा रहे हो तो इस सेशन को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि ए एक कार्य को 16 दिनों में करता है, बी 36 दिनों में कर सकता है और सी इसे 48 दिनों में कर सकता है। तीनों साथ में कार्य शुरू करते हैं। 4 दिनों के बाद ए और इसके 5 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है, तो सी शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए आपके पास 3 लोग हैं, एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ए कितने दिनों में कर ले रहा है 16 दिनों में, बी 36 दिनों में और सी 48 दिनों में। अगर आप इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 144, इन तीनों का एलसीएम। अब देखिए अगर ए का एफिशिएंसी यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 9, बी का देखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, सी का देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहता है कि तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 4 दिनों के बाद ए चला जाता है, तो 4 दिनों तक तो तीनों साथ में काम किए होंगे, क्योंकि 4 दिनों के बाद ए जा रहा है, तो 4 दिनों में कितना काम कर लेंगे। देखिए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 9 4 13 और 3 16, एक दिन में अगर 16 काम कर रहे हैं तो 4 दिन में इनके द्वारा कितना काम कर दिया जाएगा 64 काम। अब ए चला गया, तो ए जब चला गया तो ए तो अब काम नहीं करेगा, कौन करेगा बी करेगा, किसके साथ मिलकर के सी के साथ मिलकर के, कितने दिनों तक तो और 5 दिनों तक। तो एक दिन में बी और सी कितने काम कर रहे हैं 7 काम, 5 दिन में कितना कर लेंगे 35 काम। ये एक तो काम आपका हो गया है, पूछा क्या है शेष काम को सी कितने दिनों में करेगा, तो ये आपका काम हो चुका है। कितना काम हो चुका है 99 यूनिट, टोटल काम कितना था 144 यूनिट, तो रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा आपका 144 माइनस 99, तो सी के लिए कितना काम बच जाएगा शेष 45 काम बच जाएगा। इस 45 काम को सी कितने दिनों में करेगा, तो देखिए अगर हम देख रहे हैं तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 काम करना है, किस इफिशियंसी से करेगा 3 के इफिशियंसी से, तो कितने दिनों में कर देगा 15 दिनों में कर देगा, तो 15 दिनों में C रिमेनिंग वर्क कर देगा। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा 15 डे। अगर अब आपसे पूछ लेता है कि C ने कुल कितने दिनों तक काम किया, तो देखिए अभी तो शेष काम वो 15 दिनों तक किया है, इससे पहले वो कितने दिन और काम किया था, तो 9 दिन और काम किया था, तो कुल कितने दिनों तक काम किया है 15 प्लस 9 यानी कि 24 दिन। अगर पूछ लेता सी ने कुल कितने दिनों तक काम किया है तो 24 दिन इसका राइट आंसर हो जाता। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ग ABCD का विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है, यानी आपके पास एक स्क्वायर है, आपके पास एक स्क्वायर है A B C और D, इसका विकर्ण क्या दिया रखा है AC।
इसकी लंबाई है 5.2 सेंटीमीटर। बोला है वर्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप लोगों को वर्ग के विकर्ण और वर्ग का साइड का रेशियो पता होना चाहिए, यानी कि वर्ग का जो साइड है और उसका जो डायगोनल है, डायगोनल का रेशियो पता होना चाहिए। क्या होता है? a/√2a। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे आपका साइड a है, मान लेते हैं वर्ग का, तो ये कितना होता है? √2a होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है। आप लोगों को पता होना चाहिए जो वर्ग का विकर्ण है वो क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होता है। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये 90 डिग्री को बराबर भागों में बांट देगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी 45 है, ये भी 45, तो इसके सामने का भी साइड बराबर होगा, इन दोनों का सामने का साइड एक दूसरे के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो ये कितना आ जाएगा? √2a आ जाएगा। तो इसीलिए जो वर्ग का विकर्ण और उसके साइड का रेशियो क्या होता है? a/√2a। यहाँ पर आपको दे रखा है कि विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है, यानी कि जो विकर्ण है वो कितना है? √2a है, और इसी का वैल्यू कितना है? 5.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप a का वैल्यू क्या निकाल लीजिएगा? 5.2/√2। आपसे पूछा है क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a² यानी साइड का स्क्वायर। तो इस साइड भी आप क्या कर दीजिएगा? स्क्वायर कर दीजिएगा, 5.2/√2 का स्क्वायर। तो 5.2 का स्क्वायर क्या होता है? 27.04 अपॉन √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा। यहाँ से आप काटिए, कितना बार में जाएगा? 13.52 बार में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोगों को याद रखना है कि वर्ग का जो विकर्ण है और जो साइड है उसका रेशियो क्या होता है? a/√2a। और कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, साइड और विकर्ण का ये रेशियो याद रखना है, a/√2a। और एरिया क्या होता है? a²। तो हमको पता था √2a का वैल्यू दे रखा था, यहाँ से हमने इक्वेट कराया, a का वैल्यू पता चल गया और a² यहाँ से हमने निकाल दिया, क्योंकि जो हमसे पूछा था, क्या पूछा था? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a² साइड का स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि एक संख्या से जब 40 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाता है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा? देखिए, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है? 100%। और वो घटकर कितना हो जा रहा है? 80% हो जा रहा है। यानी 100% से घटकर हो जा रहा है 80%। यानी कितना परसेंट घट जा रहा है? 20% घट जा रहा है। कितना परसेंट घट जा रहा है? 20%। क्यों घट रहा है? जब उसमें से 40 घटाया जा रहा है, यानी 20% का वैल्यू ही क्या है? 40 है। तो आपसे पूछा है संख्या का 40% क्या होगा? तो आपको पता है 20% अगर 40 है तो 40% क्या हो जाएगा उस नंबर का? इसका ये कितना गुना है? 2 गुना है। तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा, कितना? 80। तो डायरेक्ट इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे बात। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। वो घटकर 80% हो जा रहा है, कब? जब उससे 40 घटा दिया जा रहा है। यानी कि जो 20% घट जा रहा है, क्यों घट जा रहा है? क्योंकि उसमें से 40 घटाया। यानी कि संख्या का 20% ही 40 है, तो संख्या का 40% पूछा है, तो इसका 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना, यानी 80 हो जाएगा। चलिए, समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, आज का आखिरी प्रश्न, 10वां प्रश्न। किसी कॉलेज यूनियन में कुल 48 छात्र हैं, जिनमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। कितनी लड़कियां और जोड़ी जानी चाहिए ताकि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाए? यानी कि आप लोगों को दे रखा है कि एक कॉलेज यूनियन में बॉयज़ प्लस जो गर्ल्स हैं वो कितना है? 48 है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है? 5:3 है। कुछ बोल रहा है कि कितनी लड़कियां और जोड़ी जानी चाहिए ताकि अनुपात क्या हो जाए? 6:5 हो जाए। अब एक बात अगर आप ध्यान से देखें तो जोड़ी क्या जा रही है? लड़कियां, यानी कि ऐड किसको किया जा रहा है? लड़कियों को। तो लड़के क्या रहेंगे? दोनों ही केस में समान रहेंगे, पहले जितने थे उतने ही अभी रहेंगे। तो इसको बराबर कीजिए लड़कों को। तो इसको करने के लिए क्या कीजिएगा? 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई, इसको क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा? 30। ये क्या हो जाएगा? 18। ये भी क्या हो जाएगा? 30। ये हो जाएगा 25। तो बॉयज़ दोनों ही केस में अब बराबर हो गया। अब आपसे पूछा था लड़कियां कितनी जोड़ी जानी चाहिए। देखिए, यहाँ पर पहले 18 लड़कियां थी, 18 यूनिट लड़कियां थी, अब कितना हो गया है? 25 यूनिट। तो कितना बढ़ गया? 7 यूनिट। तो जो भी आपका आंसर होगा, इसके बाद आप सॉल्व नहीं करोगे, डायरेक्ट लगा सकते हो। जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा जरूर, क्योंकि 7 यूनिट लड़कियां जोड़ी गई है, तो जो आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो डायरेक्ट आपका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? देखिए, यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स मिलाकर कितना यूनिट हो रहे हैं? 48 यूनिट हो रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स कितना दे रखा है? 48 दे रखा है, तो 48 यूनिट बराबर ही 48 हो जाएगा।
1 यूनिट बराबर 1 हो जाएगा, 7 यूनिट के बराबर आपको मान निकालना है तो 7 इंटू 1 हो जाएगा 7। तो डायरेक्ट आप लोग बना भी सकते हो, लेकिन बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं देखता कि बच्चा बनाया है कि नहीं। गोल्ड मेडल लेकर के नहीं बैठा है वो कि आप अगर बनाओगे तो आपको गोल्ड मेडल पहना देगा। आपको अपना टाइम बचाना है, किस तरह से आप अपना टाइम बचाओगे एग्जाम में, वो आप लोगों को देखना है। आपने यहाँ देखा कि 18 यूनिट गल से 25 यूनिट गल हो गई, यानी कितना यूनिट गल बढ़ी है, 7 यूनिट। तो जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। तो डायरेक्ट जो भी आंसर आप पहले ऑप्शन में देख लीजिए, 7 का मल्टीपल जो है डायरेक्ट लगा लीजिए। अब इतना भी नहीं करना है, डायरेक्ट ऑप्शन से लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए क्या दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स का टोटल कितने हैं, 48 हैं। अब आपसे बोल रहा है कि कितनी लड़कियां और जोड़ी जानी चाहिए ताकि जो अनुपात है वो कितना हो जाए, 6:5 हो जाए। ठीक है, यानी कि अब जो 48 में क्या जुटेंगे, कुछ गर्ल्स जुटेगी और रेशियो क्या हो जाएगा 6:5, यानी टोटल कितना है 11 हो जाएगा। यानी कि जो भी आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा जब हम लोग 48 में कुछ गर्ल्स को ऐड कर लेंगे। यानी टोटल 48 स्टूडेंट में जब हम कुछ गर्ल्स को ऐड करेंगे तो वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 11 का होना चाहिए। तो देखिए 48 में अगर आप 6 जोड़ते हैं तो 54, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 48 में अगर आप 7 जोड़ते हैं तो 55, ये 11 का मल्टीपल है, ये हो सकता है आंसर। 48 में 12 जोड़ते हैं तो 60, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं हो सकता है। 48 में 17 जोड़ते हैं तो 65, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। तो आपका डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। क्या किया हमने, देखिए हमारे पास टोटल 48 छात्र थे पहले, अब इसमें कुछ लड़कियां ऐड की गई हैं। तो लड़कियां ऐड की गई हैं यानी 48 प्लस कुछ लड़की है ना, और यूनिट कितना हो जाएगा 6:5, यानी टोटल कितना हो जाएगा 11 यूनिट छात्र हो जाएंगे आपके पास। यानी 48 में कुछ लड़कियां जुटेगी और 11 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो 48 में क्या जोड़ दिया जाए कि वो आपका ऑप्शन के हिसाब से 48 में क्या जोड़ दिया जाए कि वो 11 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 7 जोड़ना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।